नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube एजुकेशनल चैनल सफल स्टडीज पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के इकाई 1 के ख का यानी जल संसाधन का। इस वीडियो में हम जल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन को क्लियर कर दिया है, जिसे हमने पार्ट 3 तक डिवाइड किया हुआ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, आप क्या कुछ नया जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जल संसाधन से आप समझ गए होंगे कि इसमें पानी की बात होगी, यानी कि जल जो है वो संसाधन है, यानी कि जल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो संसाधन है। क्योंकि संसाधन की परिभाषा से हम अच्छी तरह जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतु पदार्थ वस्तुएं ही संसाधन हैं। तो जल जो है मानव की ज़रूरतों की पूर्ति करती है, यानी जल का उपयोग हम खाना बनाने से लेकर पानी पीने तक करते हैं, तो ये जल संसाधन का उपयोग हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ में यानी इकाई 1 के ख जल संसाधन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पाठ में हम जल संसाधन के बारे में जानने वाले हैं कि जल संसाधन होते क्या हैं। उसके बाद हम जल के स्रोत को जानने वाले हैं कि आखिर ये जल के स्रोत होते क्या हैं। जल के स्रोत को जानने के बाद हम जल संसाधन के वितरण को जानने वाले हैं कि आखिर भारत में जल संसाधन का वितरण किस तरह से है, विश्व में जल संसाधन का वितरण किस तरह से है। उसके बाद जल संसाधन के उपयोग को देखेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में जल संसाधन का उपयोग किस तरह से करते हैं, और इसी जल संसाधन के उपयोग में हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी स्पष्ट करेंगे कि जल का उपयोग कर हम अपनी अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, वो भी एक परियोजनाओं को बना करके। तो उसे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जल संकट के बारे में कि आखिर ये जल संकट होता क्या है। आपने सुना होगा जल संकट के बारे में, तो इसे हम क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद हम क्लियर करने वाले हैं जल संरक्षण को, यानी जल संरक्षण जल संकट से बचने का उपाय ही जल संरक्षण है। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे जल संरक्षण के उपाय, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण, सोन नदी घाटी परियोजना और नर्मदा बचाओ आंदोलन को जानेंगे। इसके अलावे जल संरक्षण हेतु बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे विरोध हुए जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा प्रायः किए जाते थे। उन सभी को आपको तो जानना चाहिए, लेकिन आपकी सिलेबस में उसे इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस रीज़न से हम आपको इस पार्ट में वो नहीं पढ़ाने वाले हैं। यदि आप लोग हमें कमेंट करते हैं कि भैया आप ना हमें जल संरक्षण के विरोध में, यानी कि जल संरक्षण के लिए जो आंदोलन हुए, जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कदम उठाए हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में एक अलग वीडियो बना दे, तो हम उसके बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट कीजिए अगर आपको चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अपने सहपाठियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास में ज्वाइन हो सके। दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यानी कि जल संसाधन के बारे में हम जानने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, यानी जल संसाधन की परिभाषा पूछी गई है। तो वो कुछ इस तरह से है, जल एक नवीकरणीय एवं महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल चक्र गतिशील होते हैं, जिसके कारण जल का नवीकरण निर्बाध गति से होता है। यानी कि जल संसाधन का मतलब समझिएगा कि जल जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जल की जो पुनः पूर्ति है, नवीकरणीय संसाधन हमने आपको अध्याय 1 में पढ़ाया है। उसमें पढ़ाया है आपको ये कि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसकी पुनः पूर्ति संभव है, यानी कि जिसका निर्माण दोबारा हो सकता है। तो जल का निर्माण दोबारा हो सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा, तो जल चक्र की क्रिया के द्वारा हो सकता है, और ये गतिशील होते हैं। तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है। महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए है क्योंकि जल के बिना दोस्तों हमारा जीवन
संभव है ही नहीं। प्रकृति में जितने भी संसाधन हमें प्रदान किए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सभी संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही हम उसका उपयोग समझ पाए हो या फिर ना समझ पाए हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जानने वाले हैं आगे कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं हम आपको। तो सबसे पहला जो है वो है भूपृष्ठीय जल, दूसरा जो है वो है भूमिगत जल, तीसरा जो है वो है वायुमंडलीय जल और चौथा जो है महासागरीय जल। भूपृष्ठीय जल क्या है? भूपृष्ठीय जल वैसे जल स्रोत हैं जो कि हमारी धरती की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि भूपृष्ठ पर पाए जाते हैं, जैसे कि नदी, तालाब, पोखर, ये भूपृष्ठीय जल स्रोत हुए, जल के भूपृष्ठीय स्रोत हैं। उसके बाद दूसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल वैसे जल स्रोत हैं जो धरती के नीचे पाए जाते हैं। भूमिगत जल का उपयोग हम चापाकल, पंपी सेट, कुआं इत्यादि के माध्यमों से करते आ रहे हैं। तीसरा जो है वो है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल मतलब वाष्प की क्रिया। आपने एक ग्लास में ठंडा पानी रखा होगा और कुछ देर बाद आपने देखा होगा कि उसके चारों ओर पानी इकट्ठा हो गई है, यानी कि ग्लास के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्लास से पानी लीक हो रहा है, ग्लास से पानी नहीं लीक हो रहा है। जो वायुमंडलीय जल है, वायुमंडलीय जल वाष्प के रूप में होता है, तो वो जो वाष्प है वो ग्लास के चारों तरफ ठंडा होने के कारण जमा हो चुका है, यानी वो संघनन की छोटी से छोटी प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहा है। तो वायुमंडलीय जल समझ गए होंगे। चौथा जो है वो है महासागरीय जल। महासागर के रूप में जो जल उपलब्ध हैं उसे महासागरीय जल स्रोत कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इन सभी की परिभाषा भी देख लेते हैं। भूपृष्ठीय जल वैसे जल स्रोत जो धरातल पर उपलब्ध होते हैं, भूपृष्ठीय जल कहलाता है। उसके बाद आगे इनके बारे में लिखा गया है भूपृष्ठीय जल के बारे में कि इनका मूल स्रोत वर्षा जल है, इसे धरातलीय जल भी कहा जाता है। दूसरा जल स्रोत है भूमिगत जल। वैसे जल स्रोत जो वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा हो जाते हैं, भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के भंडार में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, इसे भौम जल भी कहा जाता है। चलिए हम आपको भूमिगत जल क्लियर कर देते हैं कि भूमिगत जल का निर्माण किस तरह से होता है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भूमिगत जल स्रोत जो है वो ऐसा स्रोत है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी किसी भूमि पर इकट्ठा हुआ तो आप देखते होंगे कि वो पानी कुछ दिनों में सूख जाता है। उसका एक दो रीजन है, या तो उसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है या फिर वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। और जो दूसरा रीजन वो है कि कुछ धरती के नीचे चले जाते हैं। वो मुख्य रूप से गड्ढों में होते हैं। गड्ढों में वो धरती के नीचे चले जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? रिसने की प्रक्रिया के द्वारा। रिसने की प्रक्रिया के द्वारा धरती के नीचे तो चले जाते हैं, लेकिन धरती के नीचे जो कठोर शैलीय आवरण होते हैं, हमने आपको मृदा निर्माण की प्रक्रिया में स्पष्ट किया है। जिन लोगों ने मृदा निर्माण की प्रक्रिया नहीं देखी है वो जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, उस पर जाकर के क्लिक करके देख लिए, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कठोर शैलीय आवरण। तो उसी पर जो है भूमिगत जल इकट्ठे होते हैं और इसी का उपयोग हम किस रूप में करते हैं? इसी का उपयोग हम चापाकल से निकाल करके करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही होगी आपको। उसके बाद जो है वो है वायुमंडलीय जल। तो वायुमंडलीय जल वैसे जल स्रोत जो भूपृष्ठीय जल के वाष्पित होने से वायुमंडल में चले जाते हैं, वायुमंडलीय जल कहलाता है। वर्षा का लगभग 20% जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। तो भूपृष्ठीय जल हमने क्लियर कर ही दिया है। उसके बाद जो है चौथा महासागरीय जल। वैसे जल स्रोत जो महासागर के रूप में संग्रहित रहते हैं, महासागरीय जल कहलाते हैं। इसे भी हमने क्लियर कर दिया है। तो चलिए कुछ नोट के बारे में जान लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, और इन्हें जानना आपका कर्तव्य है दोस्तों। तो वो कौन कौन से हैं? यानी कि पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है, आखिर क्यों? इसकी वजह है कि पृथ्वी के अधिकांश भूमि पर क्या है, जल पाया जाता है। आप जानते होंगे कि 71% भूमि पर जल है, 71% भाग जो है वो जल है और 29% भाग जो है वो स्थल है। यही रीज़न है कि पृथ्वी को ब्लू अर्थ की संज्ञा दी गई है। उसके बाद है ब्लू प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। जल भंडार की दृष्टि से महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र होते हैं, इसी कारण इसे जलधि की संज्ञा दी गई है। जलधि किसे कहा जाता है?
जल्द ही महासागर को कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि महासागर सबसे बड़ा पैमाना है जहाँ पर कि जल संग्रहित होते हैं। उसके बाद है पैमाना नहीं यानी कि इकट्ठा करने का स्थान। आगे है विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। उनमें मात्र 2.5% ही अलवणीय यानी कि मीठा जल है। तो दोस्तों विश्व में कुल जो जल होगा वो 100% होगा। 100% में 96.5% जो जल है वो महासागर में ही पाया जाता है, ठीक है। और जो 3.5% बचता है उनमें से मात्र 2.5% जो है वो अलवणीय यानी कि मीठा जल है। और 1% जो जल करीब करीब बचता है वो पहाड़ों पर या फिर ग्लेशियर्स इलाके में वहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि देश के नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि देश के नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, ये बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको इसे रटने पर ज़्यादा बल दूंगा। इसे समझिए, रटिए, जैसे हो, लेकिन गौर के पी जाइए क्योंकि एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कुछ इस तरह से है, यानी कि विश्व स्तर पर जल संसाधन के वितरण जैसे कि हमने आपको बताया है, तो वो भी हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और भारत में जल संसाधन के वितरण को भी हम स्पष्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं। जल संसाधन क्लियर हो चुका है, जल के स्रोत भी क्लियर हो चुके हैं, और जल संसाधन का वितरण आज क्लियर करने वाले हैं। फिर पार्ट 2 में जल संसाधन का उपयोग, जल संकट क्लियर करेंगे, और पार्ट 3 में जल संरक्षण क्लियर करने वाले हैं। तो जो है अब जानते हैं जल संसाधन का वितरण। तो पहले विश्व स्तर पर जल संसाधन का वितरण जान लेते हैं। तो दोस्तों विश्व स्तर पर जल संसाधन का वितरण कुछ इस तरह से है। विश्व में अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी पर अधिकांश जल लवणीय होते हैं, परंतु ये जैव विविधताएं हेतु महत्वपूर्ण होती है। यहाँ मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु, वनस्पतियाँ एवं खनिजों का भंडार पाया जाता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा। उस मैप में आप देख रहे होंगे कि जो विश्व का जो अधिकांश जल है वो नीचे है, नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। मैप में आप जानते हैं कि जो नीचे दिशा होता है वो क्या होता है, वो साउथ होता है यानी कि दक्षिणी होता है, तो वो दक्षिणी गोलार्ध है। और जो ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे जल गोलार्ध कहा जाता है। और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर स्थल ज़्यादा है जल की अपेक्षा, तो वह स्थल गोलार्ध कहा जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो जल है, महासागरों में जो जल पाए जाते हैं वो लवणीय है। यह इसलिए पृथ्वी पर अधिकांश जल लवणीय होते हैं। लेकिन जो महासागर में जो जल पाए जाते हैं, क्या आपने सोचा है उसका कोई काम होता है? तो दोस्तों उसका काम जलवायु को नियंत्रित करने में बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी जलवायु को नियंत्रित करने में महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता तो है, साथ ही साथ वो जैव विविधता को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कुछ इस तरह से, क्योंकि जो महासागर है, महासागरों में ही बड़े पैमाने पर मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु, वनस्पतियाँ और खनिज पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं भारत में जल संसाधन के वितरण को स्पष्ट करने वाले हैं। तो भारत में जल संसाधन का वितरण काफ़ी असमान और अपर्याप्त होता है। इसका कारण है कि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी तो निवास करती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ 4% ही पीने योग्य पानी है। यानी विश्व की 16% जनसंख्या भारत में रहती है और विश्व की कुल स्वच्छ जल का मात्र 4% ही भारत में है। तो ये भारत में जल संसाधन के वितरण के असमानता को दर्शाता है। भारत में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिखता है कि गर्मी के दिनों में कहीं पर वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है तो कहीं 20 सेंटीमीटर पर भी लानत पड़ जाती है। और आगे कुछ इस तरह से है कि भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से और 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। भूपृष्ठीय जल माने नदी, तालाब, पोखरों से प्राप्त होते हैं। और उसके बाद है कुल भूपृष्ठीय जल का
लगभग 2/3 भाग, कितना 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए भी उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है दोस्तों। परंतु उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता की अनुपातिक दृष्टि से ताप्ती नदी का प्रथम स्थान है। इनमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हमने अभी जो 2-2.5 पेज पढ़ाया है आप उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इसे अगर नोट कर लेते हैं तो आपका एक नोटबुक तैयार हो जाता है और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आपको काफ़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हमने जाना जल संसाधन क्या होता है, जल संसाधन के स्रोतों को जाना। उसके बाद हमने भारत में जल संसाधन के वितरण को और पूरे विश्व स्तर पर जल संसाधन के वितरण को जाना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप पार्ट 2 वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पाना चाहते हैं तो आप अभी जा कर के वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी लॉकडाउन में अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।